आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 5 जून से 24 जून के मध्य एग्ज़ाम होगा और शायद आप लोगों के किसी में से किसी का एग्ज़ाम 5 या 6 तारीख होगा माना जाए। तो इन लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है और आने वाले समय में धीरे धीरे सब लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। चिंता ना करें आप लोग, और बढ़िया आप लोग तैयारी बनाए रखें। आपको अगर देखना है माना जाए PYQ प्रश्नों को, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रश्नों को देख सकते हो। मैथ्स का प्रश्न हो, चाहे रीडिंग का प्रश्न हो, चाहे GK GS का प्रश्न हो, हम आपके साथ हैं। 100% आप बता दें सही सटीक जानकारी के साथ लोग बेसिक टू एडवांस बता रहे हैं। और NTPC 2019 में एग्जाम फॉर्म फिल हुआ था, जिसके एग्जाम 2020 और 21 में कंडक्ट करवाया गया, उसी के प्रश्न पत्र आपको दिखा रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF ऐसे कांस्टेबल की लिस्ट में आपको रिकॉर्डेड पूरा सिस्टमेटिक 100 प्लस वीडियो का भंडार आपको मिलेगा। आप देखना चाहते हो जाके देखिएगा, हम आपके साथ हैं। और आपको बता दें हम GK GS का प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 40 प्रश्न एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें से हम 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें 20 प्रश्नों को दो पार्ट में कवर करा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो जानकारी सुन लीजिएगा, पुराने बच्चों को पता ही होगा किस प्रकार से हम कवर करा रहे हैं। और ऑथेंटिक और 100% सही है, याद रखिएगा, जाके देखें पढ़ें। चलिए लेके चलते हैं। सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमागत, अब जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें आपको प्रश्न क्रमागत ही मिलेगा। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, GK GS का अलग। उस समय ऐसा नहीं था। और आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो तारीख व शिफ्ट को। हम इन प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रश्न का तरीका, प्रश्न का पैटर्न, किस टॉपिक से, किस अध्याय से और कितना गहनता से या कितना सरलता से प्रश्न पूछ रहा, वही आपको दिखाना चाह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन 2011 में 669 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी TA में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो हमें पूछना चाह रहा है, याद रखें, एक आर्मी का एक वर्ग होता है जिसे हम TA बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसकी भर्ती सालों साल में आती है। और हमें पूछ रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला जवान के बारे में पूछ रहा है जो TA में शामिल हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सापेर शांति तिग्गा। और बहुत 2000 याद रखिएगा 24 के लास्ट, शायद 24 की 2000 लास्ट के शायद मंथ में, अक्टूबर नवंबर में ये भर्ती आई थी। शायद आपने, शायद अगर आप कोई आर्मी वाले अगर बच्चे होंगे तो आपने शायद आर्मी की दौड़ आपने दिया होगा। इस TA भर्ती की बात कर रहे हैं, और जो है सालों साल में आती है, उसी में बात कर रहा। पहली महिला सेना भारतीय जवानों को बनी थी सापेर शांति तिग्मा। तो कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं, हट के होते हैं, वही तो प्रश्न बनता है। और 2011 में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, कामत, नमचा, बरवा, गुरला, मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो हमें एक बात पूछ रहा है कि किसके नाम, याद रखिएगा, हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ। तो हिमालय आपको पता है जो उत्तर भारत में स्थित है, हमारे भारत के, और हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और वहीं में अनेक प्रकार की चोटियाँ वहाँ पर स्थित है। तो कामत, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता, ये सब क्या है, हिमालय पर्वत की चोटियों के नाम। इस प्रकार से पर्वतों के प्रश्न भी हमें पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्नों के माध्यम से आपको आइडिया लगवा रहे हैं कि प्रश्न किस टॉपिक से आने वाले हैं। अगर आप समझदार बच्चे हो तो आप उठा उठा के पढ़ सकते हो। वैसे आपको बता दें, हम अप टू डेट जानकारी रूप में, हम जैसे एग्जाम चालू हो जाएगा तो हम GK GS का एनालिसिस कवर कराएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग देखना चाहते हो तो तैयार हो जाइएगा। 5 और 6 जून, हम 5 जून से चालू कर देंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही तरीके देखिएगा, तो आपको इसी रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC में और आने वाली वैकेंसी में आपको 100% सहायता मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या पिछले ईयर के प्रश्नों के जैसा है, तो हम बोलेंगे हाँ वैसे पढ़ते रहिए। अगर बदलाव होता तो भी हम बताएंगे। चलिए, तो आप लोग इंतजार करें। और प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है रेल भर्ती परीक्षा NTPC GK GS एनालिसिस, ठीक है। आप जाके देखिएगा। जिस प्लेलिस्ट तो अलग है जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड क्लास, वो अलग रहेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 5 है, क्लास सत्यार्थी खालिस्तान के संस्थापक हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्व योगदान देते हैं, चाहे खेल जगत में हो, चाहे साहित्य जगत में हो, उन लोगों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता, याद रखें, बचपन बचाओ आंदोलन, मतलब ये कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उन्हें हमारे भारत में बाल श्रम करवाया जाता, उसी के खिलाफ इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और यह क्लास सत्यार्थी, याद रखेंगे, यह मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले, कहाँ के, विदिशा। तो इसलिए मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा और स्टेट की वैकेंसी में आ सकता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है भाई।
तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी याद रखेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चालू किया था और इनका उद्देश्य हमने बताया है कि बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करना। और सन 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार की श्रेणी में आपको पता है 6 श्रेणी होते हैं उनमें से एक है शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2014 में हमारे क्लास सत्यार्थी को मिला है। तो ऐसे प्रश्न तो पूछेगा ना भाई जो काम लायक। अगला यहाँ पर आप बताए साइंस का प्रश्न चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न चाहे खेल का हो करंट अफेयर का हो इतिहास भूगोल राज्य अर्थशास्त्र संविधान सभी का यहाँ पर एक साथ कंबाइन मिलेगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण सुनाई देती। मतलब यहाँ आपके पास एक कमरा और एक कमरा आपके यहाँ पर है, आपको यहाँ जो लोग दो लोग बातें कर रहे हैं आप फोन में बातें कर रहा है वहाँ की ध्वनि आपको यहाँ सुनाई देगी। तो पूछ रहा है वो ध्वनि तरंगों के किस कारण से सुनाई देता है, तो कारण रहेगा विवर्तन। ठीक है, विवर्तन याद रखें डिफ्रेक्शन। डिफ्रैक्शन तो डिफ्रैक्शन एक अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन प्रक्रिया होती है जिस कारण से आप एक कमरे में हो रही शोरगुल या ध्वनि को आप अपने कमरे में सुन सकते हो। तो ये साइंस का प्रश्न रहा। और आपको पता ही होगा जो आप हम एनटीपीसी के प्रश्न उठा रहे हैं ये आपको ग्रुप डी में और एसएससी बैंक रेलवे हर स्टेट एग्जाम की बात करें एसएससी बैंक रेलवे स्टेट उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हरियाणा सभी वैकेंसियों में स्टेट के वैकेंसी में आपको काम देने वाला है। और रही बात यहाँ पर आपको पता है ग्रुप डी में आपको 25 प्रश्न आने वाला है वो भी किस चीज़ का साइंस का तगड़ा नंबर का भाई 25 तो मायने रखता है तो वहाँ पर भी आपको फायदा होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन का एक अंग नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसे हम यूएन कहते हैं और इसका नाम तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशन। और रही बात यहाँ पर हमें पूछ रहा है इसके अंग तो 6 होते हैं भाई जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा सुरक्षा परिषद ये 3 होते हैं लेकिन राज्य परिषद नहीं होता है। ठीक है, और बाकी हम आपको 3 और बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया महासभा हो गया सुरक्षा परिषद हो गया। आपको रहेगा सामाजिक एवं आर्थिक संगठन नेक्स्ट सचिवालय रहेगा नेक्स्ट आपका क्या रहेगा न्यास परिषद। ठीक है, हाँ तो राज्य परिषद नहीं होता देखिएगा। और आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का लेवल किस लेवल का प्रश्न आया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न भी आएगा। चलिए तो आप लोग इन प्रश्नों को उठा के पढ़ सकते हो पूरा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपको याद रखें इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 प्रश्न कवर होंगे और आपने शिफ्ट और पार्ट देखा ही होगा और सेकेंड पार्ट में आपको इसी शिफ्ट इसी तारीख के 20 प्रश्न फिर कवर हो जाएंगे। सिस्टमेटिक आपको हम शिफ्ट दिखाकर और 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी MAKA की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी और यह भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। यहाँ हमें बोल के रख दिया है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है किस क्षेत्र में दिया जाता है वह किन्हें दिया जाता है याद रखेंगे तो आप क्या बोलेंगे विश्वविद्यालय। जो विश्वविद्यालय स्तर में जो खेल होते हैं और जो विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करता है जिस विश्वविद्यालय के अधिक विद्यार्थी मेडल जीत कर जाते हैं उसे यह पुरस्कार दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। उसको पूछ रहा है स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 1956 से 57 के मध्य। तो 1956 भी दे सकता है तो आप लोग लगा दीजिएगा। और इस प्रकार से आपको दोनों सन के बीच में देकर रखा तो अभी लगाना पड़ेगा। तो यह एक बार नहीं कितानों बार पूछ चुका है। अब पूछ लेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है खेल जगत में और किन्हें दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो प्रदर्शन करता है अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में 1956-57। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ऊष्मा संतुलन क्या है। अब हमें साइंस के प्रश्न पूछ रहा ऑप्शन आपका ए नहीं सी मतलब थर्ड राइट हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच को हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है पृथ्वी द्वारा अवशोषित जब सूर्य क्या करता है प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाता है तो पृथ्वी क्या करेगी उसे अवशोषित करेगी। फिर विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच जो संतुलन होता है उसे हम क्या कहते हैं ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे साइंस का प्रश्न फिर पूछा है पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हड्डियों को तो हम अस्थि भी कहते हैं और आप देख पा रहे होंगे अस्थिबंध। ठीक है, तो आप पेशी तंत्र का कौन सा भाग हमें पूछ रहा है
कि हड्डी को हड्डी, एक हड्डी आपकी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर, आपस में जोड़ने वाले को हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थिबंध। अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी, और बंध मतलब होता है जोड़ने वाला। भाई सीधी बात है कि नहीं? तो दो हड्डियों को आपस जोड़ने वाले जो पेशी तंत्र होता है या भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट के अंग्रेजी में कहते हैं, और आप समझ पाए होंगे हिंदी में अस्थिबंध। तो इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी का भी हमें प्रश्न कई बार पूछ चुका है और पूछता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? मतलब हमें पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, मतलब एक प्राइवेट है कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो सब यूज कर सकें या सबके लिए समान रूप से वो उपयोगी होता है, या जिसे आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय इकाई या संगठन कह सकते हो, उसे हम सार्वजनिक कहेंगे। अब जो नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर का, उसे हम प्राइवेट, या जो जिसे हम सार्वजनिक नहीं कहेंगे। एनटीपीसी सार्वजनिक है, भेल भी सार्वजनिक है, बीसीसीएल भी सार्वजनिक है, लेकिन आईसीआईसीआई ये एक प्रकार का आपका बैंक याद रखिए, और यह बैंक एक प्राइवेट है। क्या है ये? प्राइवेट है। तो आप इसे नहीं कह सकते क्या? सार्वजनिक, ठीक है। यह प्राइवेट क्षेत्र का एक इकाई है। इस प्रकार से आपको अंतर या आपको पता होनी चाहिए कौन सरकारी तंत्र है, कौन गैर सरकारी तंत्र है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, वह विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय संस्था है, और एक संस्था और कौन है? विश्व बैंक में खालिस्तान सदस्य देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा, बार बार इंतला कर दूं मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हैं पूरे पढ़ लीजिएगा। स्थापना कहाँ पर हुआ है, संस्थापक देश कौन कौन है, और स्थापना कहाँ पर हुआ है, मुख्यालय कहाँ पर, कितने वर्तमान में सदस्य देश हैं, वह उनको देश क्या है। तो आपको बता दें, सन 1944 को इसकी स्थापना हुआ है, और यह कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय, ठीक है, याद रखिए वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर है, और स्थापना यहीं पर हुआ है। और हमें उस समय की बात पूछ रहा था, तो ये 190 देश थे, और अभी आपको बता दूं वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, और नहीं बताओगे तो आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि आपका घाटा होने का 100% चांस है। और घाटा नहीं चाहते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, और आप ऐसे प्रश्न दिखाकर आप अवगत कराते रहेंगे कि प्रश्न पूछेगा। वैसे आपको बता दें, हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में ये सब हमने पढ़ा के रखा है, और आप जुड़ना चाहते हो तो अभी जुड़ सकते हो, हमारे साथ पढ़ सकते हो, इस बात नहीं है कि नहीं। और रिकॉर्ड क्लास में हम आपको सिर्फ नज़रों में दिखा रहे हैं कि प्रश्न का लेवल या किस टॉपिक से या किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। चलिए मिलेंगे अगले प्रश्न में। चलिए, मैंने अभी बोला था नहीं, अभी बोला था कि नहीं मैं, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न आएगा। देख आ ही गया। इसके पहले हमें क्या क्या प्रश्न पूछा कि भाई IMF में कितने सदस्य देश? हमने बोला 190 रहेगा 2020 के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी उनका संख्या बढ़ चुका है, और हमने आप कमेंट में दिया, हमने मुख्यालय बताया और स्थापना बताया। और रही बात यहाँ पर अभी हमें अगला, इसके पहले एक प्रश्न और पूछा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। क्या पूछा था? UN का अंग नहीं है। देखिएगा, एक ही टॉपिक से वो क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय संगठन, ये 3 प्रश्न बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO कहते हैं, मुख्यालय कहाँ पर याद रखिएगा? ये रहेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और रही बात, इसका जो स्थापना 1919 में हुआ है। सोचिएगा, तो प्रश्न तो पूछिएगा ना, एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न पूछा और इसी पार्ट में दिखाया हूँ, और शिफ्ट वहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आप नंबर पकाना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। वैसे ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ा ही रहे ये सब चीज़ें, टॉपिक उठा उठा के हम वहाँ पूरा सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ हम टॉपिक पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि समय हमारे पास कम है। अब समय मैनेज करना पड़ता है, मैथ्स भी देना पड़ेगा, GK देना पड़ेगा, MP आबकारी के लिए भी हम PY की सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप MP आबकारी तैयारी कर रहे हैं तो आप MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PY की सीरीज क्लास में आप जाके अप टू डेट पढ़ सकते हो, GK साइंस अल्टरनेट। और फिलहाल मैथ्स रीडिंग बंद है NTPC के चक्कर में, NTPC का मैथ्स चल रहा है। हाँ सुन लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो माना जाए NTPC के लिए, ठीक है, तो आपको बता दें NTPC के लिए मैथ्स आपको अध्यायवार चालू है। हमने पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है, फिर आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, और अभी और पढ़ाएंगे, इस बात नहीं है। तो हमने नंबर सिस्टम कम से कम 5 पार्ट कवर किया, 70 प्रश्न मान लीजिएगा, 70 प्रश्न हमने कवर कराया है। और डेसिमल फ्रैक्शन अभी चालू है, आप जाके देखिएगा। 100% गारंटी देते हैं, अगर इन अध्याय से प्रश्न आए तो यही प्रश्न आएंगे जो हमने कवर कराया है, और वही प्रश्न कवर कराया जो एग्जाम में आ चुका है। तो आप देखेंगे तो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न समझा दिया कि इस तरह का प्रश्न
अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या? याद रखेंगे, जैन धर्म में जो प्रमुख व्यक्ति हुए जो जैन धर्म के लिए काम किए उन्हें हम तीर्थकर के नाम से जानते हैं और वो रहेंगे भगवान महावीर। ठीक है, और रही बात प्रथम आते हैं आपके कौन? ऋषभदेव। कौन आएंगे? ऋषभदेव। याद रखना, प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषभदेव आता है और अंतिम तीर्थकर आपके मतलब 24 नंबर के कौन है? भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप जैन धर्म से जो भी प्रश्न बनता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने पास उपलब्ध होगा स्रोत तो पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष 22 शिफ्ट और तारीख आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 7, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार से झील हमें प्रश्न पूछा है तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील हमारे भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रदेश है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। राजधानी अमरावती कुरनूल है और एक राजधानी और है, आप लोग बताइएगा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हमने 2 बताया है, वहीं पर कोलूरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, खालिस्तान के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता, मतलब भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भाई भूकंप आता है उसमें जो भूकंप मापने का अंतर क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, है कि नहीं? लॉजी हटा दीजिएगा, सिस्मोग्राफ। अगर भूकंप आया है तो भूकंप का हमें पता सिस्मोग्राफ से लगता है, कितना तेज या कितना कम आया है, तो सिस्मोग्राफ बताता है भूकंप की गति। और रही बात, अगर आप भूकंप का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें हम लॉजी लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? वो सिस्मोलॉजी। खत्म आंसर, है कि नहीं? तो इस प्रकार से साइंस में जो भी आपके लॉजी वाले हैं या आप कह सकते हैं विज्ञान की शाखाएं हैं, तो विज्ञान की शाखाएं पढ़ लीजिएगा। वैसे भी हमने आपको बता दें, सिस्मोग्राफ भूकंप के अध्ययन भूकंप की गति बताएगा और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और हम आपको बता दें, हम इतिहास के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, साइंस के और जो भी स्ट्रेटेजी के हैं, हमने सबका अलग अलग लिस्ट बना के रखा हमारे चैनल में। तो आपको टॉप वीडियो इतिहास के, टॉप इकोनॉमिक्स के, टॉप ज्योग्राफी के, टॉप साइंस के पूरी वीडियो आपको मिल जाएगा। जाके देखना चाहते देखिएगा, वरना आपको पछताना तो होगा बाद में, क्योंकि हम बता रहे हैं कि भाई ये टॉपिक आएगा, इसको हमने पढ़ा के रखा है। तो आप लोग पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और नंबर पकाकर बेहतर प्रयास कर सकते हो पोस्ट पाने का। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? हर शिफ्ट में हमें 1 या 2 कह दो, अधिकतम 2 प्रश्न आपको पूर्ण रूप का प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन आपके पास थर्ड राइट हो जाएगा क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो क्या रहेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इसका क्या है? नाम है, और जिसे 2003 में स्थापित किया गया, वो भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन इसे रखा गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? अभी देखिएगा, हमें प्रश्न मात्रक इकाई का प्रश्न पूछ रहा है, इसे भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, विज्ञान की शाखाएं पढ़ा चुका हूँ। मतलब बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो काम लायक होते हैं साइंस में, पूरे हमने यूट्यूब में कवर करके रखा है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ठीक है, ध्वनि कितना तेज है इसका मापन हेतु डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल का। ठीक है, यहाँ बेल हो गया है, डेसिबल कहते हैं वैसे तो। चलिए, तो मात्रक हमें प्रश्न पूछेगा, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब देखो, एक ही टॉपिक के हमें 2 प्रश्न 3 प्रश्न मिल रहे हैं। अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय का 3 प्रश्न मिले, है कि नहीं? अभी हमें देखो मात्रा के प्रश्न मिल गया, विज्ञान की शाखा का प्रश्न मिल गया। तो हवा की जो गति होती है उसके मापन हेतु ऑप्शन नंबर थर्ड क्या लिखा है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर। और एमीटर का उपयोग विद्युत धारा के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। अगर आपको वायुमंडल की आर्द्रता मापना है तो हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति, एमीटर विद्युत धारा की गति, विद्युत धारा का मापन। इस प्रकार से आप लोग मात्रक पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ लीजिएगा। यहीं से हमें 2 प्रश्न पूछने, देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, 2019 में नानाजी देशमुख और आपको बता दें 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, एक रहेगा आपका भूपेन हजारिका। कौन? भूपेन हजारिका। और आपके कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति कौन? प्रणब मुखर्जी। कौन रहेंगे? प्रणब मुखर्जी। तो याद रखिएगा, आपके भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं और भूपेन हजारिका प्रमुख संगीतकार हैं। और
हाँ, नानाजी देशमुख आपके कौन सामाजिक कार्यकर्ता? इन्हें तीनों को 2019 में भारत रत्न मतलब भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया था। और पेपर आपको पता है 2021 में हुआ था, तो प्रश्न पूछना ही था ना, और आपको बताना है 2019 के बाद किस सन में और किन्हें किन्हें पुरस्कार मिला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे। नहीं भी बताएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं और पेपर में छपेगा। एक भर्ती में नहीं आएगा, हर भर्तियों में इसका प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 34, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता? मतलब फिक्स है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। और याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 2006 में हुई। ये प्रश्न बनता याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जो मतलब कहने मतलब ये कि मानव के जो अधिकार होते हैं उनकी संरक्षण व उन्हें अधिकार दिलाने हेतु यह आयोग बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना सन 2006 में हुआ है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी हमें प्रश्न पूछा याद रखिएगा। 10 दिसंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस स्थापना हुआ। और फिर भारत ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया। और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन बनेगा? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। अब बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है, लेकिन बनाने का ये रूल रखा गया है, नियम है भारत में, ठीक है, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होगा उसे ही क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हम पूरा लेके चल रहे हैं सिस्टम में। और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है वो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपके समक्ष इतिहास का प्रश्न आया। बाकी अभी तो प्रश्न रह गए हैं 20 प्रश्न और। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? देखिएगा चंद्रगुप्त याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक हुए। और रही बात यहाँ पर श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन मानते हैं, किसे मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो बागडोर है समुद्रगुप्त ने संभाला था। और समुद्रगुप्त को याद रखेंगे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन। ये भी हम प्रश्न पूछते याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर प्रश्न शायद पूरा हो चुका है और हम समझ चुके होंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप प्रश्न कवर कराया है जीके जीएस के रूप में। और आप 100% गारंटी देता हूँ, अगर इन टॉपिकों से प्रश्न नहीं आया तो फिर गलत बात हो जाएगी, क्योंकि पेपर पढ़ाने वाला जरूर देखेगा कि पिछले ईयर का प्रश्न का पैटर्न क्या था। अगर बदलता भी माना जाए तो हम आपको बता दें इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएगा, बस थोड़ा बहुत बदलाव करेगा। लेकिन अगर 5 और 6 को हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, ठीक है, जीके जीएस का, तो एनालिसिस वहाँ पर कवर होगा। तो आप लोग को हम बता देंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्योंकि हम इतने सारे वीडियो बना चुके हैं जीके जीएस का। याद रखें जी 41 क्रमांक है जीके जीएस का, 41 पार्ट नंबर। मैथ्स का पार्ट अलग अलग बन रहा है, जीके जीएस का रीजनिंग अलग, सबका पार्ट। तो 41 पार्ट सोच लीजिएगा, हर वीडियो में आपको प्रश्नों का भंडार मिला। तो हम समझ गए, हमारे पास सब डाटा है कि यार हाँ ये टॉपिक ये प्रश्न आ रहा, हम बता देंगे 5 और 6 तारीख को कि हाँ पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। आप लोग देखिएगा लास्ट तक, हमारे चैनल पे आप फॉलो कर लीजिएगा, अपने सहपाठी को बता दो। अगर जीके जीएस का आंसर देखना चाहते हो बिल्कुल 100% सही और सटीक मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको हमारे स्रोत के माध्यम से जानकारी उठाने का कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उनका आंसर क्या है। एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जिससे आप अगली भर्ती परीक्षा और अगले शिफ्टों में आपका फायदा हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और हम आपके लिए सहयोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं हमें कमेंट करें। और हम आपको बता दें हमसे पर डे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, हमें बेहतर खुशी हो रही है कि हम शायद इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो हमें आप फॉलो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चलिए, विश्वास के साथ जुड़ रहे हो, विश्वास करते रहो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, चाहे कोई भी वैकेंसी की भर्ती की बात हो। ग्रुप डी के लिए भी आप यहीं से तैयारी कर सकते हो। और हम जल्द इसके बाद ग्रुप डी का भी प्रश्न लेंगे, बस भर्ती का एग्जाम डेट आने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।